हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स की नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। ये सीरीज हम 4-4 महीने के स्लॉट के रूप में चलाएंगे। फर्स्ट स्लॉट जुलाई से अक्टूबर का होगा, सेकेंड नवंबर से फरवरी का होगा और तीसरा मार्च से जून के बीच का होगा। हम प्रत्येक स्लॉट में 4 महीने में हुए सारे घटनाक्रम करंट अफेयर से जुड़ी हुई, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिकल हो या गेम हो, सारे सेक्शन का अध्ययन करेंगे। तो आज दोस्तों हम सर्वप्रथम फर्स्ट स्लॉट जुलाई से अक्टूबर के बीच का इकोनॉमिकल सेक्शन का अध्ययन करेंगे। अर्थात यहां पर आप लिख लें, फर्स्ट स्लॉट आपका हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर के बीच का, अक्टूबर 24 फर्स्ट स्लॉट। इसका हम इकोनॉमिकल सेक्शन का अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिकल सेक्शन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं जुलाई में हुए इकोनॉमिकल गतिविधि से। जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिकल गतिविधि हुई, आर्थिक क्रियाकलाप हुई, उसमें सबसे ज्यादा चर्चित है केंद्रीय बजट का प्रस्तुत होना। तो आज हम केंद्रीय बजट अभी अध्ययन करेंगे और इसके अध्ययन के बाद हम इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए केंद्रीय बजट 2024 और 25। दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो बहुत संभावना है कि बजट आपको बहुत नीरस और बोझिल सा लगेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि बजट को हम आम भाषा में, सरलीकृत भाषा में आपको बारीकपन के साथ पूरे फैक्ट को हम याद करा दें। आप हमारे साथ, आपसे सिर्फ गुजारिश है कि आप आधा घंटा हमारे साथ समय दें। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि आपको आंकड़ों के साथ हम पूरे फैक्ट को समझा देंगे। देखिए दोस्तों, बजट आप कोई नया विषय आपके लिए नहीं है। आप बचपन से ही अपने घर में भी बजट को देखते सुनते होंगे। अगर आप लॉज में भी रहते हैं तो आपके पिताजी आपको पैसा भेजते हैं पर मंथ, और मान लीजिए 4,000 रुपया भेज रहे हैं तो 4,000 में आप बजट तैयार करते हैं कि हमको इस 4,000 में कितना फीस जमा करना है, कहाँ पर दवाई में खर्च करना, कितना राशन में खर्च करना है। यही आय और व्यय, यही बजट है। तो आप सिर्फ अपना कल्पनाशीलता का सहारा लें और व्यापक थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाएं। ये पारिवारिक बजट को आप देश के रूप में जोड़ें, अर्थात एक देश को अपना परिवार माने और देश में जो 130 करोड़ आबादी है उसको समझेंगे यहाँ का मेंबर है। सिर्फ आप देखिएगा आपको इकोनॉमिकल जो कहीं कहीं टर्म जो है, इकोनॉमिकल शब्द, वो आपको चेंज मिलेगा। पारिवारिक बजट में एक आम बोलचाल की भाषा रहती है, वहां पर एक इकोनॉमिकल एक टर्म, एक शब्द बन जाता है जिसके लिए अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों सेम है। आप जब पूरा अध्ययन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि इससे आपको प्रिय ये आपको विषय जो है और कोई आपको नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कि आप में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। पारिवारिक बजट में और देश का बजट में बिल्कुल मिलता जुलता है, और ये पारिवारिक बजट आप बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा समझिए और थोड़ा आंकड़ों पर भी ध्यान दीजिए। आप 30 मिनट यहाँ पर टाइम दीजिए, 30 मिनट यहाँ कंसंट्रेट होइए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों के साथ आपको पहली बार में ही पूरे के पूरे फैक्ट को याद करा दूंगा। बजट संबंधित आपको कभी भी बोझिल नहीं लगेगा। देखिए, अध्ययन की सहूलियत के लिए, आप लोगों के अध्ययन की सहूलियत के लिए हम बजट को 3 भाग में बांट दिए हैं समझने के लिए। एक आप देखिएगा, पहला होगा बजटीय प्रस्तुतिकरण, दूसरा लिखिए बजटीय तथ्य, और तीसरा लिखिए बजटीय आवंटन। इस अध्ययन की सहूलियत के लिए हम बनाए हैं। आप देखिए, प्रस्तुतिकरण में आप सबसे पहले देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण कब होगा। अमूमन प्रत्येक साल बजट 1 फरवरी को होता है। आप समझिए तो 1 फरवरी को होता है, लेकिन इस साल बजट आपको 23 जुलाई को हुआ। क्यों? और इसलिए हुआ कि यहां पर हम लोग जो बजट तैयार करते हैं उसका समयावधि जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो चूंकि 31 मार्च के बाद यहाँ पर इलेक्शन था
और उसके बाद जाके रिजल्ट आ रहे थे, तो 31 मार्च के बाद कौन खर्च करेगा? जैसे कि पेमेंट तो नहीं रुक जाएगा, किसी का पेंशन तो नहीं रुक जाएगा, सब्सिडी चलिए तो रुकेगा नहीं। तो उस 4 महीने के खर्चे चलाने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसको ऐसे समझें, अंतरिम बजट 1 फरवरी को अंतरिम बजट दिया गया। आप इसको ऐसे समझें, अगर मान लीजिए आपके पिताजी घर चला रहे हैं और आपके पिताजी 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, तो 10 दिन आपका कैसे जीवन यापन चलेगा? आपको कुछ खर्चा दे देंगे कि चलिए इस खर्च में आप 10 दिन चलाइएगा। तो वो खर्चा चलाने के लिए, 4 महीने का खर्च चलाने के लिए जो बजट तैयार किया गया उसको अंतिम बजट बोलते हैं। सिर्फ शब्द का आपको हम बार बार बोल रहे हैं, शुरुआत में ही बोले, पारिवारिक बजट और देश के बजट में सिर्फ शब्द का खेल है। आप शब्द को समझ जाएंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से ही अपने परिवार में बजट को देखते आ रहे हैं। तो इसको कहेंगे अंतरिम बजट, अर्थात कुछ समय के लिए, अगर आप इकोनॉमिकल टर्म समझना हो तो कुछ समय के लिए खर्चा चलाने के लिए जो बजट पेश की जाती है उसको अंतरिम बजट बोलते हैं। इसके बाद 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया। 23 जुलाई 2024 को हम पढ़ रहे हैं, पूर्ण बजट पेश किया गया। देखिए यहाँ कुछ 1-2 आंकड़ा है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको समझते चले। 23 जुलाई को कौन पेश की? निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ये लगातार समझिए, लगातार सातवीं बार बजट दी पेश की है, 7वीं बार। और लगातार 7वीं बार देने का ये एक रिकॉर्ड बना है। आज तक कोई भी लगातार 7 बार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री बजट प्रस्तुत सदन के पटल पर नहीं किया था। इससे पहले 6 बार का, लगातार 6 बार का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम से था। इसका रिकॉर्ड ये भंग कर ये पहली बन गई लगातार में। लेकिन ओवरऑल देखिएगा, टोटल देखिएगा, ओवरऑल टोटल में ये चौथा पोजीशन पर अभी भी है। फर्स्ट में है टोटल में, देखिए मोरारजी देसाई, ये 6 बार मोरारजी देसाई दी है लगातार, मोरारजी देसाई 6 बार लगातार मोरारजी देसाई। लेकिन टोटल ओवरऑल में आप देखिएगा तो मोरारजी देसाई 10 बार दे चुके हैं, 10 बार प्रस्तुत किए मोरारजी देसाई, ये 10 बार दिए हैं। इसके बाद पी चिदम्बरम का नाम आता है, पी चिदम्बरम, ये 9 बार प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हमारे यहाँ के, 8 बार। इसके बाद आता है निर्मला सीतारमण, 7 बार। लेकिन ये इसमें चौथा पोजीशन है ओवरऑल में, लेकिन लगातार में ये पहली बन गई है। और जैसा कि लग रहा है अगर ये रह गई 5 साल तो ये रिकॉर्ड भी बना देंगे। इसके बाद मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इस बजट में 2 पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पहला था कि इस बजट में किस समूह पर केंद्रित किया गया, किस समूह पर। यहां पर बजट में समूह के लिए यहां पर जातियां शब्द का उल्लेख आया है, यह भी याद रखिएगा। बजट में इसके लिए जातियां समूह पर आया है, 4 समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये 4 समूह है, आप महिला है, अन्नदाता है, गरीब है और युवा है। आपको नाम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं, मैगी याद रखिएगा, MAGY, मैगी। M से महिला हो गया, A से अन्नदाता हो गया, G से गरीब हो गया और Y से युवा हो गया। ये मैगी टर्म याद रखिएगा। ये 4 समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फोकस किया गया इस बजट में, महिला, अन्नदाता, गरीब, युवा। लेकिन बजट में इसके लिए जातियां शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए एक और पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि इसमें 9 प्राथमिकताओं का परिकल्पना किया गया है। 9 प्राथमिकता। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में काफी मिलेगा कि 2024-25, ये पहला तो याद रखिएगा कि बजट जो है 2024-25 का है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कब का है, 2024-25 का। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कितने समूह पर है, तो 4 समूह पर है। यह भी होगा कि इसमें कितनी प्राथमिकताओं का परिकल्पना किया गया है, 9 बार, 9 पॉइंट है, 9 प्राथमिकता है।
किस पर ध्यान देगा। तो देखिए हम इसके लिए भी एक ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं और आप उस ट्रिक पर ध्यान दीजिए, आपको एक बार में फैक्ट को समझ में आ जाएगा। वो ट्रिक है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन इंसान हो गया, HUMAN, ह्यूमन, E2I2, याद रखिएगा ये ट्रिक। ये तो पहला इसको याद रखिएगा मैगी को, और दूसरा याद रखिएगा ये ह्यूमन E2I2, ये 9 प्राथमिकता है, 9 प्रायोरिटी है, 9 प्राथमिकता का परिकल्पना किया गया है। ये क्वेश्चन डालेगा, श्योर डालेगा बजट पर, जब भी क्वेश्चन लेगा 9 प्राथमिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, आप देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं और आपको इसको डिटेल आप समझ जाइए। HUMAN, E2 और I2। अगर स्क्रीन पर नहीं आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से नोट कर लेंगे या समझते जाएंगे। ह्यूमन, एच से देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट, एच से क्या हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रैकेट में दे दीजिए इंक्लूसिव, समावेशी, हिंदी होता है समावेशी, मानवीय संसाधन का विकास, मानवीय संसाधन। यू से अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, नगरीय विकास। एम से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ए से दीजिए एग्रीकल्चर इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन। एन से हो गया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी का सुधार, रिफॉर्म्स, हिंदी हो गया इसका अगली पीढ़ी का सुधार, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। E2 का अर्थ हुआ कि 2 ई आया है, 2 ई आया है। पहला ई का अर्थ हो गया, पहला ई का हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। और दूसरा ई का हुआ एनर्जी सेफ्टी, ऊर्जा के संरक्षण वाला। I2 का अर्थ भी हो गया 2 आई, 1 आई 2 आई। 1 आई का अर्थ हो गया इनोवेशन, इनोवेशन इसका हिंदी होता है नमनामेशी, नमनामेशी, नया जो पहल करता है। और 1 आई का हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्क्रीन पर शायद नहीं आ रहा होगा तो आप यहां पर हम फिर से बोल देते हैं। आप एस से हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, यू से हो गया अर्बन डेवलपमेंट, एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ए से हो गया एग्रीकल्चर इन प्रोडक्शन, एन से हो गया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। E2 शायद यहां से स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा तो E2 और I2 का हम फिर से यहां लिख देते हैं। देखिए E2 जो हो गया, E2 और I2, इसका अर्थ हुआ यहां 2 ई है, 2 ई है। पहला ई हो गया एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, और 1 ई का हो गया एनर्जी सेफ्टी, ऊर्जा संरक्षण। I2 में 2 आई हो गया, 2 आई, 1 आई का हो गया इनोवेशन, इनोवेशन इसका हिंदी होता है नवनामेशी, मैंने कोई नया जो पहल करता है, नया मान लीजिए स्टार्टअप वगैरह किया उसके लिए है। और 1 आई हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो आप ये 9 जो प्राथमिकता का परिकल्पना है इसको ऐसे याद रखिएगा। ह्यूमन, H2E2 I2, एस से हो गया, फिर से हम बोल देते हैं। हमारी कोशिश है कि आप वीडियो के अंत होते होते आप पूरे फैक्ट को समझ जाए, याद हो जाए। एस से हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, यू से हो गया अर्बन डेवलपमेंट, एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ए से हो गया एग्रीकल्चर इन प्रोडक्शन, एन से हो गया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। E2 में पहला ई का अर्थ हो गया एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, और एक सेकेंड ई का हो गया एनर्जी सेफ्टी। I2 का अर्थ हो गया, फर्स्ट I2 हो गया इनोवेशन, नवनामेशी, और दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 2 आई से। ह्यूमन E2 I2 समझे रहिएगा, और ये मैगी समझे रहिएगा, MAGY, ये 4 समूह का है। M से महिला, A से अन्नदाता, G से गरीब, Y से युवा, 4 पर फोकस किया गया है। तो ये आपको बजटीय प्रस्तुतिकरण, ये इस शीर्षक से हम इसको समझने का और समझाने का प्रयास किए हैं, बजटीय प्रस्तुतिकरण। अब आइए मूलतः कुछ आंकड़ों के लिए बजटीय तथ्य, बजटीय तथ्य पर जाएंगे।
और इसके बाद हम बजटीय आवंटन पर जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए हम ये 3 भाग में बांटे हैं। फर्स्ट हो गया बजटीय प्रस्तुतिकरण, ये 2024, फिर से हम आपको शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं। बजटीय प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुत ये किस साल का है, 2024-25। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था, 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट को हम बताएं खर्चा चलाने के लिए होता है। कौन दी थी सदन के पटल पर रखी, निर्मला सीतारमण। ये लगातार 7वीं बार थी, ये एक रिकॉर्ड बन गया और लगातार का 6 बार का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम करता, उस रिकॉर्ड को भंग कर दी। लेकिन टोटल ओवरऑल में ये चौथा पोजीशन पर अभी भी है। फर्स्ट मोरारजी देसाई 10 बार प्रस्तुत कर चुके हैं, चिदम्बरम साहब 9 बार, प्रणब मुखर्जी जो पूर्ण राष्ट्रपति थे, मुखर्जी हम राष्ट्रपति लिख दिए हैं, प्रणब मुखर्जी 8 बार और निर्मला सीतारमण 7 बार। इस बजट में 4 समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समूह के लिए जातियां शब्द का इस्तेमाल किया गया है बजट में। ये है महिला, अन्नदाता, गरीब, युवा। इसके लिए हमने एक टर्म बनाया है मैगी। एम से महिला, ए से अन्नदाता, जी से गरीब, वाई से युवा। और इसमें 9 प्राथमिकताओं का परिकल्पना किया गया है, 9। तो उसके लिए भी हमने एक टर्म इस्तेमाल किया है ह्यूमन, E2I2। एस से हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, यू से हो गया अर्बन डेवलपमेंट, एम से हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ए से हो गया एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, एन से हो गया नेक्स्ट रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। E2 में 2 ई है, एक ई का हो गया एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, एक ई का अर्थ हो गया एनर्जी सेफ्टी। I2 में भी 2 आई है, एक का अर्थ हो गया इनोवेशन और दूसरा का हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हुआ बजटीय प्रस्तुतिकरण। अब हम बजटीय तथ्य पर जाएंगे। कुछ आंकड़े हैं, आप ये नोट्स कर लें या फिर से एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लें। अब हम बजटीय तथ्य पर जाते हैं। आइए दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट बजटीय तथ्य पर जाएंगे, या इसको बजटीय आंकड़ा भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ आंकड़े आपको मिलेंगे, आप हमारे साथ ध्यान केंद्रित कीजिए। हम पहली बार में वो आंकड़ा भी आपको याद करा देंगे। आप देखिए, आप घर में भी देखे होइएगा कि मान लीजिए आपका बजट में 2 फैकल्टी होगा। एक पैसा का आमद, मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी कमा रहे हैं, माता श्री भी कमा रही हैं, घर का कहीं से भाड़ा आ रहा है, इस तरह भिन्न भिन्न ढंग से पैसा का आमद होगा। मान लीजिए पैसा आया आपके यहाँ 10,000 रुपया, तो आप फिर 10,000 रुपया ही खर्च करेंगे। व्यय आपका 10,000 रुपया होगा, तो उस व्यय में आप बनाएंगे कि मेरा जैसे स्कूल फीस इतना है, यहाँ पर ट्यूशन फीस ये हो गया, बिजली का बिल ये हो गया। तो यहाँ भी देश को हम शुरुआत में ही बताए, पारिवारिक बजट और देश के बजट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ शब्द का खेल है। आप उस शब्द पर सिर्फ गौर कीजिए, आप स्वतः समझ जाएंगे। तो आप सबसे पहले देखें खर्च क्या सब हो रहा है। व्यय वाला फैक्टर, इसको व्यय और आय 2 भाग में बांट दीजिए। घर में भी आप बांटते हैं, क्या सब आप खर्च करेंगे, जैसे घर में भी आप खर्च करते हैं, यहां भी खर्च करते हैं। पहला खर्च देखिए, घर में आप क्या करते हैं, दैनिक खर्च होता है। दैनिक खर्च हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए राशन पानी में किए, दवाई में किए, ट्यूशन फीस किए, इसको दैनिक खर्च बोलते हैं। जहां भी दैनिक खर्च है, जहां भी दैनिक खर्च में क्या है, हमको पूरे देशवासियों को, हमको मान लीजिए जो नौकरी करता है उसको पेमेंट देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी देना है। मान लीजिए इसको दैनिक खर्च को यहां पर एक टर्म से बदल जाएगा। दैनिक खर्च के लिए आप लिखिए राजस्व व्यय। आप क्या लिखिएगा, इसको राजस्व व्यय। ये दैनिक खर्च हो गया। आपको अगर समझना हो तो आप ब्रैकेट में दे सकते हैं, दैनिक खर्च लिख लें, शॉर्ट में लिख लें, इसको समझने के लिए अगर दैनिक खर्च लिखना है। लेकिन इतना आप समझ जाएंगे, इसलिए इस सब का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। समझने के लिए आप समझिए, राजस्व व्यय हुआ दैनिक खर्च। ये कितना है, ये कितना खर्च करेंगे हम, देखिए आंकड़ा याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 37.09 लाख करोड़। देखिए आपको जब बजट आप पढ़ रहे हैं तो आपको लाख करोड़ या 1000 करोड़ तो आम मिलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बता रहे हैं, आप लंबा डिजिट ऐसे याद मत कीजिए, 37 लाख है तो 37092835 ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दशमलव के बाद अगर 2 डिजिट याद कीजिए, यही काफी है, इतना में ही आप पकड़ लेंगे।
अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा भी तो विकल्प में ऐसा रहेगा कि आप इसको जवाब दे देंगे। अगर ये भी ठीक है, 37 लाख करोड़ अगर आप याद करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे संभव हो तो दशमलव के बाद 2 याद कर लें, 2 डिजिट दिमाग में रखें, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं है। ये हो गया इतना लाख करोड़, 37.09 लाख करोड़ हम दैनिक खर्च करेंगे, जैसे परिवार में भी करते हैं। एक दूसरा है, आपको जब मान लीजिए पैसा आ रहा है तो आप कभी कभी भविष्य के लिए खर्च कर देते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। जैसे आप जमीन खरीद लिए, अपार्टमेंट खरीद लिए, कहीं पर कोई दुकान खरीद लिए, तो इसको क्या बोलेंगे आप वहां पर पूंजी निवेश किए हैं। तो उसके लिए यहां पर भी वही है, यहां पर जैसे हम पुल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, ऐसा चीज बनाएंगे जिसके बाद में हमको पैसा आवे। रोड बना दिए हैं, बाद में हम टोल टैक्स वसूल करके धीरे धीरे पैसा लेंगे। तो यहां पर भी वही चीज है जो भविष्य के लिए, भविष्य की बेसिक जो अवसंरचना है उसके लिए जो आप खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो यहां भी वो मिलेगा। उसके लिए एक टर्म होगा पूंजीगत व्यय, इसलिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 तरह का खर्च हो गया, एक हुआ दैनिक खर्च, एक हो गया भविष्य के लिए, आप समझिए। लेकिन इकोनॉमिकल टर्म में यहां पर शब्द कुछ अंतर कर लीजिए, इसको बोलिए राजस्व व्यय, इसको बोलिए पूंजीगत व्यय, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा डिजिट है, 11.11। कोई याद करने के लिए कोई आपको दिमाग में जोर नहीं डालना होगा, 11.11। अगर इतना भी याद रखते हैं तो बहुत है, अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट भी याद रखते हैं तो बहुत है। ये लाख करोड़, ये भी लाख करोड़ है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 0.2048 लाख करोड़, यही मेरा हो गया। यही हम खर्च करेंगे, परिवार में इसे खर्च करते हैं, समझिए हम वही खर्च कर रहे हैं परिवार में। ये 2 चीज हो गया, राजस्व व्यय हो गया और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय कितना है, 37.09 लाख करोड़, और पूंजीगत व्यय याद करने की जरूरत ही नहीं, 11 याद रखेगा, इसको जोड़ दीजिए 48.20 लाख करोड़। ये हम व्यय करेंगे, ये हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। याद हो गया। अब देखिए, जब इतना हमको व्यय कब करेंगे, जब इतना पैसा हमको आवे, ये ना बजट है। घर में भी तो यही करते हैं, आप इतना कब खर्च कीजिएगा, जब इसके लिए इतना पैसा आना चाहिए तब ना खर्च करेंगे। तो अब देखिए आया, इतना पैसा कैसे आ रहा है, आने का देखिए, आपको देखिए पहला क्या होगा यहाँ पर देश में। अब जैसे आपके घर में तो मान लीजिए पिताजी वेतन से लाए या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से लाए, खेती से लाए, यहां पर मूलतः लाने का क्या रेट तुल रहा है, तो जो पैसा आ रहा है मूलतः उसको कहेंगे राजस्व आय। शब्द बदल गया यहां पर जो राजस्व व्यय था दैनिक खर्च के लिए, और यहां पर जो आ रहा है हमको पैसा साला, इसको राजस्व आय बोलेंगे। ये राजस्व आय देखिए यहां पर कैसे आता है, 2 ढंग से आता है। एक आएगा आपको कर के रूप में, एक आएगा कर भिन्न राजस्व। हम दोनों समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहीं पर आंकड़ा आपको याद हम कराएंगे। कर क्या हुआ, जैसे कि कर देखिए, कर भी 2 प्रकार का है टैक्स। एक है आप कितना कोई तेल खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, वहां भी दे रहे हैं टैक्स, तो अप्रत्यक्ष हुआ, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट किसको कहते हैं, जैसे आयकर हुआ, कंपनी कर हुआ, निगम कर हुआ, ये डायरेक्ट होता है। तो कर भी 2 प्रकार का है। आप इकोनॉमिकल का जो मूल, ये तो भी हम बजट पढ़ रहे हैं, जब मूलभूत आप पढ़े भी होइएगा या ना पढ़े होइएगा तो शॉर्ट में आपको समझ लीजिए। प्रत्यक्ष कर, एक होगा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन सा आता है, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, ये सब प्रत्यक्ष हो, जो डायरेक्ट देते हैं। आप अपना भी I2 का इस्तेमाल कीजिए, जो डायरेक्ट दे रहे हैं। और प्रत्यक्ष कौन हो गया, सीमा शुल्क जिसको कस्टम बोलते हैं, GST हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, ये सब क्या होगा, प्रत्यक्ष कर हो गया, इससे पैसा आता है। अच्छा, अब कर भिन्न राजस्व क्या है, कर भिन्न राजस्व आप देखे होइएगा कि कभी कभी मान लीजिए कि एक पेपर में पढ़े हुए कि रेलवे ने कमाकर 6,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया और लाभांश दिया ना, रेलवे में पूंजी लगाई, इसके बाद जाके पैसा इसको सरकार को दिया गया। आप इस टोल टैक्स देखेंगे, मान लीजिए सड़क बना दी, फिर उससे पैसा आया और उसका अंश आया लाभांश का। शुल्क, फीस, जमीन तमीन जो बेचते हैं उसमें, इससे कर भिन्न, इसको कहेंगे कर भिन्न राजस्व, जो टैक्स से अलग पैसा आ रहा है।
तो राजस्व कर आय में आप देखिएगा मेन तक कर से पैसा आता है। आप ऐसा कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। कर से जो आता है वो 25.83 करोड़ है। देखिए लाख करोड़, आपको ये भी डिजिट हम याद नहीं करवाएंगे, इतना हम नहीं जाएंगे। और आपको कर भिन्न राजस्व जो होता है, कर भिन्न राजस्व आपको हो गया 5 पॉइंट कितना है 45 है। टोटल याद आप कर लीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा। टोटल आपको है 31.29 लाख करोड़। पच्चीस पॉइंट 5.53 है। हाँ ठीक है, ठीक, दोनों को जोड़िए लगभग यही आएगा 31.29 लाख करोड़। ये क्या हुआ, हमारा राजस्व आय हो गया, इतना पैसा आ गया। अब यहां पर गौर कीजिए थोड़ा सा, ये डिजिट याद रहेगा। ये 37.09 लाख करोड़ है, ये 11.11 लाख, इसको याद करें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और जो ये हो गया व्यय में, आय में क्या है, हमको कितना पैसा आ रहा है 31.29 लाख करोड़ रुपया आ रहा है। अब आप गौर कीजिए, खर्च तो हम 48.20 लाख करोड़ कर रहे हैं, और पैसा कहां से आएगा, और भी पैसा आएगा। अरे एक उसके बाद करेंगे पूंजीगत व्यय था या पूंजीगत आय कर देंगे। पूंजीगत आय में मूलतः देखिए, हम जो पैसा बाकी हो गया वो उधार से लेंगे। उधार के कैसे लेते हैं सरकार, उधार या अन्य देय, उधार जो विदेशी ऋण लिख सकते हैं, ऋण लेंगे तब ना हम खर्च करेंगे। आप खर्च तो हमको इतना पैसा का खर्च है, तो इतना पैसा तो हमको लाना है, कर और कर से इतना ही पैसा आया। अब हम क्या करेंगे, उधार क्या हुआ, सरकार कभी कभी बॉन्ड बेचती है और कहती है आप शेयर धारकों की आप बॉन्ड खरीदें, हम आपको ब्याज देंगे और आप हमको पैसा दें, या विदेश से ऋण ले लेती है, तो इसको कहेंगे पूंजीगत आय। ये देखिए कितना है, ये इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 16.13 लाख करोड़ है। ये एक डिजिट याद रखिएगा, 16.13 लाख करोड़ है। और हम क्या करेंगे, और कुछ ऋण भी दिए हैं सरकार, आपके घर में भी मान लीजिए किसी को आप पैसा दे दिए हैं, तो वो ऋण भी तो कभी कभी लौटाता है ना। मान लीजिए आपके पिताजी कमाए और कोई मांगने के लिए आ गया 10,000 रुपये, आप 10,000 दे दिए, लेकिन 3 महीना बाद 4 महीना के बाद कभी कभी पैसा तो लौटाएगा। तो ऋण की अदायगी से 28,000 करोड़ आ जाएगा, यानी 0.28 लिख देंगे लाख करोड़ में, या आप समझने के लिए 28,000 करोड़ लिखिए, 28,000 करोड़ रुपया। और एक होता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। हमारा कुछ संपत्ति है, आपके यहाँ भी परिवार में देखे हुएगा कि कुछ संपत्ति है आपका, उसको बेच दिए, कोई मान लीजिए पुराना जमीन है उसको बेच दिए, या उसमें से कुछ भाग बेच दिए। तो सरकार का भी अपना बहुत कुछ PSUs में अपना शेयर लगा हुआ है, कुछ पुराना सब सरकार का अपना होटल वगैरह है, उसमें जो बेचती है उसको हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिकल टर्म में विनिवेश बोलते हैं। क्या ये तो ऋण अदायगी लिखिए, ये सब इसको बोलेंगे विनिवेश। तो सरकार का मंशा है कि हम 50,000 करोड़ ये विनिवेश से लाएंगे। ये आप जोड़िए 16.91 आएगा, 16.91 लाख करोड़ जोड़ दीजिए। अब 16.91 लाख करोड़ को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड कितना करेंगे, क्योंकि ये राजस्व तो आय आ गया 31.29 लाख करोड़, और पूंजीगत आय जो पैसा आ रहा है इधर से 16.91 लाख करोड़, ये दोनों को जोड़ दीजिए 48.20 लाख करोड़ हो जाएगा। देखिए मिल गया आंकड़ा, यही आंकड़ा, यही बजट हो गया, खेल समाप्त। कितना इजी है बजट, कितना इजी बजट है, यही हो गया बजट, हमारा बजट तैयार देश का। आप देखिए दैनिक खर्च कितना कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा अपना IQ को ब्रॉड कर दीजिए बस। अब डायरेक्ट बात कीजिए, राजस्व व्यय कितना कर रहे हैं 37.09 लाख करोड़, यानी दैनिक खर्च इतना कर रहा है। पूंजीगत व्यय मान लीजिए पुल जो बनाएंगे 11.11 लाख करोड़, यानी टोटल खर्च हम कितना किया 48.20 लाख करोड़। डिजिट याद भी हो गया होगा, आप 2-3 बार सिर्फ बोलिए, या नहीं होता वीडियो को रिमाइंड भी बाद में कर लीजिएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ आप बोलिए, देखिए, आपको हम याद करा देंगे फैक्ट को। फैक्ट ज्यादा नहीं है याद करना,
डिजिट के बाद 2, दशमलव के बाद 2 याद कर लेते तो बहुत बड़ी बात है, वरना पहले से भी काम बन जाएगा। लेकिन आप 2 हम आपको सलाह देंगे कि 2 याद कीजिए। आपको अगर विकल्प भी मिलता जुलता रह जाएगा तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। तो 37.09 लाख करोड़ दैनिक खर्च के, जिसको राजस्व व्यय बोलेंगे। अब राजस्व व्यय ही बोलिए, अब छोड़ दीजिए दैनिक खर्च बोलना। पूंजीगत व्यय कितना है? 11.11 लाख करोड़। अब 48.20 लाख करोड़ का हम खर्च किए। पैसा आया कहां से? इतना तो आना चाहिए। तो राजस्व आय से कितना आ रहा है? 31.29 लाख करोड़। अगर ये आंकड़ा याद है तो बहुत अच्छा। ये आंकड़ा हमको समझाने के लिए दिया है कि कर से ज्यादा आता है, मैक्सिमम कर से ही आता है। तो इस आंकड़ों को याद कीजिए, 31.29 लाख करोड़, ये याद रखिएगा। ये राजस्व आया है, हमको कर और कर भिन्न राजस्व आ रहा है। अब जो बाकी पैसा है वो हम कैसे पुराएंगे? तो उसके लिए 3 भाग में बांटे हैं। 16.13 लाख करोड़ का उधार या अन्य देयता रहेगा, यानी विदेशी ऋण वगैरह से हम ले लेंगे, बॉन्ड बेच के ले लेंगे पैसा। 28,000 करोड़ रुपया ऋण की अदायगी होगा, कभी ना कभी ऋण तो चुकाएगा। तो हमारा है कि इस बार हम ऋण चुकवा के इतना रुपया कमा लेंगे, 28,000 करोड़ रुपया। 28,000 ये आंकड़ा याद थोड़ा थोड़ा रखिए। आपको जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिएगा तो आप आंकड़ा एक बार अगर आप याद किए हैं, अगर आप भूल भी गए ना तो आप विकल्प में आप इसको याद आपको हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आंकड़े से जरूरत नहीं है। 50,000 करोड़ रुपया हम विनिवेश से कमाएंगे और टोटल इसको जोड़ दिए तो 16.91 लाख करोड़ हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही आया हुआ मेरा आने का, ये दोनों मिल गया, मेरा बजट तैयार हो गया, बैलेंस शीट तैयार हो गया। अब 1-2 टर्म और जान जाइए। अब देखिए, कभी कभी आपको मिलेगा राजस्व घाटा। देखिए पहला एक टर्म याद समझिए, इसको यहां पर हम लिख देते हैं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या हो? बहुत ईजी है। राजस्व व्यय इतना करेंगे और राजस्व आय इतना है, ये दोनों को घटा दीजिए, ये और ये को, ये राजस्व घाटा हो गया। आप राजस्व व्यय कितना है? 37.09 लाख करोड़। इसको घटाइए राजस्व आय से जो आ रहा है 31.29 लाख करोड़, इसको आप घटाइएगा, ये 5.80 आएगा, इतना लाख करोड़। यही हमारे बजट का राजस्व घाटा है। आपको परीक्षा में डाल देगा कि राजस्व घाटा कितने का है, तो 5.80 लाख करोड़ का है। कैसे निकाले? तो राजस्व व्यय में राजस्व आय को घटा दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको राजस्व घाटा हो गया। लेकिन परीक्षा में एक टर्म और इस्तेमाल करेगा, ये कुल जीडीपी का कितना है। तो ये आप कुल जीडीपी का आपको क्वेश्चन में डाल देगा। अगर तो लिखिएगा कुल जीडीपी का, हम आपको आंकड़ा भी बता देते हैं और समझाते हैं, 1.8% है। अब आइए जीडीपी क्या है, एक नया टर्म मिल गया, अब इसको समझ जाइए जीडीपी क्या है। जीडीपी के लिए हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं बोर्ड का जीडीपी, समझिए। जीडीपी क्या है? जी से हो गया ग्रॉस, डी से हो गया डोमेस्टिक, पी से हो गया प्रोडक्शन। आप इसको तोड़िए हिंदी में, ग्रॉस को बोलेंगे सकल, डोमेस्टिक को बोलेंगे घरेलू, प्रोडक्शन को बोलेंगे उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसका हिंदी क्या हो गया? सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको समझिए। पहले परिवार में समझिए, उसके बाद हम देश पर समझा देंगे। हम आपको बोलेंगे, हम यहाँ पर बार बार देश और परिवार का तुलना कर रहे हैं, आपको सरलीकृत भाषा में समझाने के लिए। आपके परिवार में मान लीजिए 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में मान लीजिए 5 मेंबर कमा रहे हैं, नौकरी, कोई 4 मेंबर नौकरी कर रहे हैं, 2 मेंबर बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 मान लीजिए खेती कर रहे हैं, और जाके कुछ सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ये मिला के आपके परिवार में जितना पैसा आ रहा है वही जीडीपी है आपके परिवार का। देश में भी वही चीज है। देश में क्या हो जाएगा, आप उसी टर्म को थोड़ा व्यापकता के साथ समझिए। किसी देश में, आप परिवार याद किए, परिवार को समझिए, ध्यान रखिए, किसी देश में एक वर्ष में प्रति वर्ष निकाला जाता है, एक वर्ष में वस्तुओं की कुल कीमत, हम समझा रहे हैं आपको, वस्तुओं की कुल कीमत और सेवा की कीमत
ये दो शब्द याद रखिएगा कि कीमत उस देश का जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। वस्तुओं की कुल कीमत क्या हो गया, स्क्रीन पर अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे आवाज को पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुओं की कुल कीमत क्या हुआ, जैसे आपके परिवार में मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो आपको यहाँ पर देश के स्तर पर समझिए, मान लीजिए 5,000 टन चावल उत्पादन किए हमारा देश, कोई देश 1,000 कार बनाए, 200 मान लीजिए मोबाइल बनाए, तो इसका कुल कीमत हो गया, ये सामान हो गया, ये वस्तुओं उत्पाद हो गया, इसका कुल कीमत, इसका कीमत निकाल लीजिए। और सेवा, सेवा क्या हुआ, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई ट्यूशन टीचर है, कोई मान लीजिए आईटी सेक्टर में सेवा देते, ये सेवा दे रहा है, इसकी भी कीमत होगी ना, डॉक्टर का फीस होगा ना, कीमत होगा, वो अपना समय दे रहा है, तो ये सेवा का कुल कीमत, सेवा का कीमत और उत्पाद का कीमत, ये दोनों को मिला दीजिए तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, उसी को जीडीपी बोलेंगे। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक संकेतक है, आपको ये बताता है कि ये हमारा देश किस ओर जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जीडीपी से आपको बेरोजगारी दर का पता नहीं चलेगा, अगर आपका ये या गरीबी दर का पता नहीं चलेगा। तो अगर आपका जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका बेरोजगारी घट रहा है या गरीबी कम हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि देश में विपक्षी पार्टी जो है इसी को लेकर आलोचना करता है कि ठीक है आप जीडीपी बढ़ा दिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इससे बेरोजगारी घट जाएगा, ये इसका संकेत नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। आप जीडीपी समझ गए, हमारे यहाँ का जीडीपी कितना है, इस पर भी थोड़ा आंकड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोगों का जीडीपी देखिए, आपको हम बता रहे हैं 3.89 ट्रिलियन डॉलर है। आप याद कीजिएगा, हमारी सरकार कह भी रही है कि हम इसको 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, या इसी के आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड की, जीडीपी के आधार पर ही बोलते हैं। इसको आप रुपया में बदलेंगे तो 333 लाख करोड़ रुपया आएगा, 333 लाख करोड़ रुपया आएगा। ये तो आपको याद ही होगा। देखिए अब आंकड़ा कैसे याद करेंगे, क्योंकि 5 ट्रिलियन हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि 5 ट्रिलियन तक हमको पहुंचाना है अपनी इकोनॉमी को, तो अब वर्तमान में कितना है 3.89, पहुंचाना है इसका अर्थ है कुछ कम होगा, तो कम कितना है 3.89, यानी 1.11 कम है अभी, जो कि हम लोग इसको पूरा कर देंगे। इसको रुपया में आप कन्वर्ट कीजिएगा, ये डॉलर में है, अभी डॉलर लगभग 83-84 का है, आप गुना कीजिएगा आपको लगभग इतना आएगा। कॉमन सेंस लगाइए, 100 से गुना करेंगे कितना लाख करोड़ आता है, 100 से कम है, 8 से गुना करेंगे तो लगभग इतना आएगा 333 लाख करोड़। आंकड़ों को समझिए, याद मत कीजिए, समझिए, समझ गए तो आपको याद भी हो जाएगा। आप निकालिए 5.8 लाख करोड़ है, इससे आप भाग दीजिएगा, लगभग कुल जीडीपी 1.8% आएगा। तो आपको पूछेगा कि राजस्व घाटा कितना है, तो आप ये दोनों को घटा दिए, 5.83 लाख करोड़ हो गया, कुल जीडीपी का कितना हो गया 1.8%। एक और टर्म को आप समझिए, तब आपका बजटीय आंकड़ा खत्म हो जाएगा। ये समझ गए, जीडीपी भी समझ गए, राजस्व घाटा। अब एक समझिए राजकोषीय घाटा, ये भी टर्म आपको तंग करता होगा। दूसरा लिखिए राजकोषीय घाटा। आप देखिए राजकोषीय घाटा क्या हुआ, आप इतना खर्च किया 48.20 लाख करोड़ और आपको राजस्व आय से इतना आया, लेकिन आप इतना पैसा तो उधार से लिए ना 16.13 लाख करोड़, या विदेशी ऋण से लिए, यह आपके कोष का नहीं है। आपने इतना 48 रुपया खर्च कर रहे हैं और आपको यहां से 31 रुपया आया, और जाके ये सबसे आया, ऋण से आया, विनिमय से आया, लेकिन बाकी का पैसा आप क्या किए, कहां से लाए, उधार से लाए ना। इसी को बोलेंगे राजकोषीय घाटा। कितना है 16.13 लाख करोड़। कोई दिक्कत हुआ? ये अब इसके लिए भी आएगा कि ये कुल जीडीपी का ये 4.9% है। ये दो आंकड़ा जीडीपी का आधार पर याद रखिएगा। राजस्व घाटा कितना है 1.8%, राजकोषीय घाटा कितना है
4.9%। ये तो आंकड़ा हो गया। एक और तथ्य बहुत छोटा है, आप इसको थोड़ा समझ जाइए। रुपया आता और जाता कहां से है? और बोर्ड भी खाली नहीं है, यहां पर थोड़ा खाली है, शायद आता होगा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर थोड़ा सा एक दो आंकड़ा समझ जाइए। देखिए, रुपया जो आता और जाता है, इसको हाफ कर देते हैं। आने के लिए रुपया जो आता है और रुपया जाता कहां है? आने में आप गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा पैसा आपको कहां से आ रहा है? तो उधार से आ रहा है। उधार से कितना आ रहा है? उधार से लगभग 19% आता है। लगभग इतना ही फीसदी आयकर से आता है। उधार से हो गया 19%, आयकर से भी लगभग इतना ही आता है, 19%। लगभग आप समझे रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आयकर से आता है। उसके बाद जाके देखिए जीएसटी से कितना आता है? 18%। और सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क को कस्टम्स बोलते हैं, 4%। उत्पाद से 5%। इतना पैसा आता है। जा कहां रहा है? ये क्वेश्चन डालता भी है। जाने में सबसे ज्यादा पैसा अभी भी उधार में, अपने ब्याज में हम देते हैं। ये राजस्व व्यय जो करते हैं, दैनिक खर्च में ब्याज भी आता है, याद रखिएगा, ब्याज भी आता है। आएगा ही ना, दैनिक खर्च जैसे हो रहा है, आप किसी से पैसा लिए तो आप उसको ब्याज देंगे ना पर मंथ, तो दैनिक खर्च में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा खर्च जा रहा है, ब्याज में जाता है। लगभग ब्याज में 19% जाता है। फिर जाके राज्यों का हिस्सा कितना होता है? 21% होता है। ये कुछ टर्म है, इसको याद रखिएगा। राज्यों का हिस्सा 21% है वर्तमान में। उसके बाद जाके देखिए, रक्षा पर हम लोग कितना खर्च करते हैं? 8%। सब्सिडी कितना देते हैं? 6%। ये याद रखिएगा। और एक कुछ राशि याद कर लीजिएगा, कुछ अमाउंट। ये ब्याज पर जब 19% देते हैं तो वो कितना होता है? 11.42 लाख करोड़, सबसे ज्यादा। अभी हम इतना सूद में दे देते हैं। सूद लिए हैं, IMF से लिए हैं, विश्व बैंक से लिए हैं, सबसे लिए हैं, वो पैसा हम इतना 11.42 लाख करोड़ लगभग सूद में दे देते हैं। रक्षा में 8% खर्च करते हैं, तो रक्षा का आप निकालिएगा तो ये लगभग 4.84 लाख करोड़ आएगा। इतना कुछ कुछ आंकड़ा समझिए, खाली फर्स्ट डिजिट भी याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। शिक्षा में लगभग 1.25 लाख करोड़ देते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद जाके हो गया, चिंता ज्यादा मत कीजिए। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर कुछ तैयार कराएंगे आपको, और वहां उसका एनालिसिस भी करेंगे, तो आपको आंकड़ा सब और सब याद आ जाएगा। तो लगभग लॉ फिर से हम एक शॉर्ट में 2 मिनट में बता देते हैं, 2 मिनट में। बजटीय आंकड़ा, राजस्व व्यय कितना कर रहे हैं? 37.09 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय, अब हमारे साथ आप बिना डिजिट को देखे आप ऐसे बोलिए, 11.11 लाख करोड़। टोटल जोड़ दीजिएगा 48.20 लाख करोड़। इतना लाख करोड़ हम लोग खर्च करते हैं। पैसा आता कहां से है? तो आप याद, ये अगर ये रखे हैं तो थोड़ा मोड़ा ठीक है। कर से आता है 25.83, कर भीन से 5, इतना जोड़ दीजिएगा 31.29 लाख करोड़ रुपया हमको राजस्व आय से आता है। और पैसा पुराने के लिए हम 2 का यहाँ सहारा लेते हैं। ऋण अदायगी से भी रखे 28,000 करोड़ और विनिवेश से 50,000 करोड़, इसको पूंजीगत आय बोलते हैं। और पैसा पुराने के लिए हम उधार लेते हैं 16.13 लाख करोड़। यही राजकोषीय घाटा हो गया, जो 4.98% GDP का है। राजस्व घाटा क्या हुआ? ये दोनों को घटा दिए, 5.80 आएगा। ये कुल GDP का 1.8% है। GDP हम समझा दिए, GDP। और जाके अब देखिए कि किससे आता है। उधार से देखिए 19% आता है, आय से 19%, GST से 18%, कस्टम से 4%, उत्पाद से 5% है। इतना पैसा आ रहा है। जा कहाँ रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जरूर याद रखिएगा, ब्याज में जाता है। कभी कभी आंकड़ा दे देता है तो 11.42 लाख करोड़ अभी है। इतना पैसा हम लोग ब्याज में देते हैं। राज्यों का हिस्सा 21% है। रक्षा पर 8% खर्च कर रहे हैं। रक्षा भी इसलिए पूछा जाता है, रक्षा क्वेश्चन, क्योंकि
ये तुलना किया जाता है कि अगल बगल के देश कितने अपने बजट का कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे है उसका बहुत कम का है, लेकिन वो अपनी रक्षा पर बहुत ज़्यादा कर देता है। और उसके बाद जाके ऐसे ही है 6% सब्सिडी पर है। सब्सिडी जो आप सुनते हो खाद पर है, चावल पर है, गेहूं पर जो हम देते हैं सब्सिडी, वो 6% है। और ये हम बताएं कि 11.42 लाख करोड़, एक डाटा जरूर याद रखिएगा ब्याज के लिए, और सब याद ना भी रहे तो भी चलेगा। 4 के पास ये भी आंकड़ा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। शिक्षा में इतना है, एक 1.25 लाख करोड़ और 4.84 लाख करोड़ आपको रक्षा पर है। ये 2 टर्म हो गया, आपको बजट की प्रस्तुतिकरण भी हो गया, बजट के तथ्य भी हो गया। अब एक बचा है बजटीय आवंटन। आइए दोस्तों, अब बजट के तीसरा प्रारूप आवंटन के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला लिखिए इसमें, खेती बाड़ी और बागवानी के लिए, खेती बाड़ी प्लस बागवानी के लिए सरकार 109 उच्च किस्म की पैदावार जारी करेगा। उच्च किस्म की पैदावार जारी करेगा, और ये 109 उच्च किस्म की जो पैदावार जारी करेगा, इसके लिए ये 32 फसल से संबंधित है। 32 फसल से। थोड़ा थोड़ा आंकड़ा हल्का हल्का आप याद रखिए दिमाग में। आप हमारा वीडियो गंभीरता से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप अगर एक बार याद किए हैं तो आपको वहां विकल्प भी रहेगा, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 109 उच्च किस्म की, और ये कितना से है, कितने फसल से संबंधित है? 32 फसल से। दूसरा लिखिए, सरकार ने एक पूर्वोदय योजना चलाई है। 4 ऐसे पूर्वोदय योजना, 5 ऐसे राज्य जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, लेकिन उसका चौमुखी विकास नहीं हुआ है, उसकी चौमुखी विकास के लिए ये 5 राज्य के लिए पूर्वोदय योजना चलाई गई है। ये है बिहार, आपको नाम पूछ सकता है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, AP। ये 5 राज्य में पूर्वोदय योजना चलाई गई है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तीसरा लिखिए, पूर्वोत्तर भारत में बैंकिंग सुविधा वहां पर कमजोर है। बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए इंडिया पेमेंट्स बैंक की 100 शाखा खोली जाएगी। 100 शाखा, यहां लिख लीजिए, 100 शाखा खोली जाएगी। 3 हो गया। चौथा लिखिए, सरकार इंटर्नशिप देगी जो 12वीं पास हो गया है, जैसे उस रोजगार स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए। इसके लिए क्या किया सरकार ने, 567 कंपनी में, देश की जो 567 कंपनी है उसमें 5 वर्ष में, देखिए एक एक शब्द को याद रखिएगा, 567 कंपनी है, 5 वर्ष में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप देगी, और ये इसमें 5,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता देगी, प्रतिमाह भत्ता। 4 हो गया, याद रहेगा। खेती बाड़ी और बागवानी के लिए 109 उच्च किस्म की पैदावार जारी करना, ये 32 फसल से संबंधित है। पूर्वोदय योजना के लिए 5 राज्य हैं, 5 राज्य के नाम हमने लिख दिया है। पूर्वोत्तर भारत में इंडिया पेमेंट्स बैंक की 100 शाखा खोली जाएगी। 567 कंपनी में भारत की 5 वर्ष में 1 करोड़ युवा को 5,000 का प्रतिमाह इंटर्नशिप दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए 5 नंबर में, यहां लिखते हैं 5 नंबर, स्क्रीन में आ जाना चाहिए। ऐसे उद्यमी जो तरुण, याद रखिएगा इसको, तरुण योजना के तहत ऋण लिया है। तरुण योजना है, तरुण नाम का योजना है, इसके तहत ऋण लिया है
तो इसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जा रही है। 20 लाख परीक्षा में डाल सकता है। ऐसे उद्यमी जिसने तरुण योजना के तहत ऋण लिया है, अब उस योजना को 10 लाख से 20 लाख कर दिया जाएगा, उसको फिर से दोबारा मिलेगा अगर उसने उस ऋण को दे दिया है। तो ये ऋण योजना हो गया। छठा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट लिखिए, ये बिहार में, खासतौर पर ये बिहार के लिए है, 4 योजनाओं के लिए, 4 सेंटर के लिए दीजिए, केंद्र 4 सेंटर के लिए पर्यटन या दर्शनीय या आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पर्यटन या दर्शनीय केंद्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। वित्तीय सहायता बिहार में 4 जगह। पहला लिखिए गया में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से लिखिए। गया में विष्णुपद मंदिर, बिहार में 4 जगह है, 4 याद रखिएगा, 4 सेंटर है। दूसरा बोध गया, बोध गया में महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। तीसरा राजगीर पर्यटन के लिए। चौथा नालंदा दर्शनीय केंद्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। ये 4 याद रखिएगा। बिहार में 4 सेंटर को पर्यटन या दर्शनीय केंद्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। ये 4 है, गया में विष्णुपद मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर, राजगीर में पर्यटन केंद्र बनाने के लिए और नालंदा में दर्शनीय केंद्र बनाने के लिए। ये आपको 6 पॉइंट हो गया। 7वां लिखिए, 7वां लिखिए कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 5 वर्षों में इसको दुगुना करने का विचार है, 2 गुना। और इसके लिए तात्कालिक रूप से 1000 करोड़ का पूंजी उद्यम पूंजी निवेश, उद्यम पूंजी निधि बनाई गई है। उद्यम पूंजी निधि बनाई गई है, निधि बनाई गई है। 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी निधि बनाई गई है। इसके लिए स्पेस इकोनॉमी के लिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए इसको क्या करना है, 5 वर्ष में 2 गुना करना है। इसके लिए 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी निधि बनाई गई है। 7 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखिए, अगर आप बच्चों को जो है वात्सल्य योजना, पेंशन के लिए वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना, अगर आप माँ बाप जो अल्पवयस्क है, जो एडल्ट नहीं हुए हैं, उस बच्चों के लिए ही शुरुआत से ही पैसा जमा करेंगे ताकि भविष्य में वो पेंशन उठा सके, उसके लिए एक वात्सल्य योजना है। ये तात्कालिक कुछ अंशदान देंगे और बाद में ये नॉर्मल एनपीएस में तब्दील हो जाएगा। इसको कहेंगे वात्सल्य योजना, बच्चों के लिए है। बच्चों को अंशदान, एनपीएस में अंशदान देने के लिए माँ बाप देंगे, इसको वात्सल्य योजना नाम रखा गया है। 8 हो गया। 1-2 और लिख लें। 9 नंबर लिखिए यहां पर, आयकर में छूट कितना दी गई है, 3 लाख करोड़ तक, 3 लाख तक का, 3 लाख रुपये तक का। जो नौकरी करते हैं उसको इनकम टैक्स लगता है, पता ही होगा, उसमें 3 लाख तक का शून्य कर दिया गया है। 1-10 लिखिए, ये भी नौकरी से संबंधित है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये पहले 50,000 था और अब ये 75,000 हो गया है। इसको भी याद रखिएगा, 75,000 रुपया हो गया है। ये नौकरी करने वालों को आयकर के समय पर ये किया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाता है। 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। एक और लिखिए, लास्ट पॉइंट, विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए सरकार कंपनी कर लेती, तो विदेश की जो कंपनी है उसका कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। तो विदेशी कंपनी लिख लीजिए आप, विदेशी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 35% कर दिया गया, 40 से घटाकर 35। ये सफिशिएंट है। आपको कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एनालिसिस करवाएंगे बजट से संबंधित, आपका मुकम्मल तैयारी हो जाएगा बजट पर।
तो खेती बाड़ी और बागवानी के लिए एक बार जिसको फिर से समझ जाइए, 109 उच्च किस्म की पैदावार जारी करना, ये 32% से संबंधित है। पूर्वोदय योजना ये 5 राज्य में है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और एपी। इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप तो समृद्ध है लेकिन चौमुखी विकास नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में बैंकिंग सुविधा के लिए इंडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना की जाएगी, 100 शाखा। युवा के लिए दिया है 500 से सशक्त कंपनी, 5 वर्ष में 1 करोड़ में 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह दी जाएगी। और तरुण योजना के तहत जो उद्यमी ऋण लिए हैं उस ऋण को अगर लौटा दिए तो उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बिहार में देखिए 4 सेंटर में पर्यटन दर्शनीय के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। गया का विष्णुपद मंदिर, बोधगया का महाबोधि, राजगीर को पर्यटन केंद्र बनाना, नालंदा को दर्शनीय सेंटर बनाना। स्पेस इकोनॉमी के लिए 5 वर्षों को दोगुना करना है, इसके लिए 1,000 करोड़ का तात्कालिक रूप से उद्यम पूंजी निधि बनाई गई है। वात्सल्य योजना क्या हुआ, जो कि एडल्ट बच्चे नहीं हुए हैं उसके माँ बाप अंशदान देंगे ताकि ये बाद में नॉर्मल एनपीएस में जुड़ जाए और बाद में पेंशन उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। आयकर में देखिए 3 लाख तक की छूट दी गई है, शून्य कर दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी 75,000 कर दी गई है। विदेशी कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स पहले 40% था, उसको 35% कर दिया गया है। तो आप ये यहाँ पर हम बजट को समाप्त करते हैं। इसके बाद वाले सेगमेंट में हम इसी प्रारूप में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप बजट को बहुत अच्छा से समझे होइएगा। हम आपके अध्ययन के लिए 3 रूप में बनाए थे, बजटीय प्रस्तुतिकरण, बजटीय आंकड़ा और आवंटन। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करके आज के सेगमेंट को समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका एनालिसिस बजट संबंधित करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मैक्सिमम का इसमें जवाब दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अमृत काल में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी प्राथमिकता की परिकल्पना 24-25 के बजट में की गई है? कितनी प्राथमिकता की परिकल्पना की गई है? तो 9 प्राथमिकता है। बताइए, ह्यूमन E2 I2 बताए थे, याद कीजिए। ह्यूमन E2 I2, ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन ए से एग्रीकल्चर, एन से नेक्स्ट जनरेशन, E2 से एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट, और 2 I से इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तरुण श्रेणी के अंतर्गत जो उद्यमी है, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? याद कीजिए, 20 लाख। जो बताए थे कि तरुण श्रेणी के तहत जो ऋण लिए हैं जो उद्यमी और उसे ऋण चुका दिया है, उसको अब फिर से आप उसकी राशि 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। 2024-25 के बजट में सर्वाधिक उपक्रम बेचकर, सार्वजनिक उपक्रम बेचकर कितना राशि विनिवेश जुटाने का लक्ष्य है? बताए ही थे 50,000 रुपये, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, जिसमें हम बताए थे कि पूंजीगत आय जो है, जो पूंजीगत आय याद कीजिए कितना हम बताए थे, 16.91 करोड़। उसमें बताए थे कि 28,000 करोड़ रुपया ऋण से आएगा और 50,000 करोड़ कितना से आएगा? यही विनिवेश से आएगा। टोटल आप जोड़ दीजिएगा, ये आपको 16.13 था उधार से, 16.13 उधार से था लाख करोड़, जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? तो इसी में बताए थे 50,000, तो इसका आंसर कितना आएगा? 50,000 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 4.9%। यही 16.91 जो है ये जीडीपी का कितना है? सॉरी 16.13 होगा, ये दोनों उसमें छट जाता है। राजकोषीय घाटा जो होगा वो उधार और अन्नदेता जो होते हैं, विदेशी ऋण वगैरह जो है उससे है, तो 16.3 होगा। सॉरी ये होगा 16.3। ये कितना है? 4.9% है। और राजस्व घाटा 1.8%, 5.80 लाख करोड़ रुपया बताए थे। केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? याद कीजिए, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को है 10 बार। लगातार याद, अगर लगातार रहेगा तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ओवरऑल में ये है, ओवरऑल में निर्मला सीतारमण चौथा है। फर्स्ट बताए थे मोरारजी देसाई, सेकंड पी चिदम्बरम, थर्ड प्रणब मुखर्जी, फोर्थ ये। 9-8 एकदम क्रम से है, फैक्ट को समझिएगा तुरंत हो जाएगा। 7, 8, 9, 10 क्रम में लगातार में फर्स्ट है।
2024-25 में व्यक्तिगत आयकर से कितनी राशि की छूट है? 3 लाख बताए थे जो वेतनभोगी हैं और जिनको आयकर वगैरह छूट कितना है? 3 लाख। 24-25 के बजट में 48 लाख करोड़ के व्यय में, देखिए यहाँ पर आंसर भी दे दिया है, टोटल भी हम लोग कितना कर रहे हैं? 48 लाख करोड़ है। एक्चुअली याद कीजिए 48.20 लाख करोड़ है। हाँ, क्वेश्चन नहीं डाला है। पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत है? पूंजीगत व्यय कितना है? 16.91। अगर आप ये याद है, प्रतिशत याद नहीं है तो भी आप निकाल लेंगे। अब 16 पूंजीगत व्यय कितना है? 16.91 लाख करोड़, 91 लाख करोड़, ये आप निकालेंगे 23% होगा। अगर ये मान लीजिए याद नहीं है, ये दोनों तो आंकड़ा हमको याद है। पूंजीगत व्यय कितना है? 16.91 लाख करोड़, 16.13 हो गया उधार से, 28,000 करोड़ ऋण से, 50,000 विनिवेश से, टोटल जोड़ दीजिए 16.91 आया। कितना प्रतिशत है? 23% है। आयकर की नई कटौती में मानक कटौती कितनी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी बता चुके हैं, 75,000 करोड़ रुपया, 75 करोड़ बोले, 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको मानक कटौती हिंदी में बोलते हैं। आयकर से 2 क्वेश्चन बनता है। एक, आयकर कितना? 3 लाख का छूट है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और ये हम बताना भूल गए थे, इस बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक ना। इसमें कितना गांव शामिल किया गया है? याद रखिएगा, इसमें 63,000 गांव है, 63,000 गांव। और एक चीज इसमें और ये याद रखिएगा, टोटल आदमी कितना है? 5 करोड़। ये 2 आंकड़ा याद रखिएगा। 63,000 गांव में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा। इसमें 5 करोड़ लोग हैं। एक अपग्रेडेशन किया जाएगा, हर चीज में इसको विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान, अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे? याद रखिएगा, इस बार 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर इस बार के बजट में सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि किया गया है? इस फंड में, तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ही किया गया है। और अगर उसमें दे देगा प्रधानमंत्री आवास योजना नगर और गांव ग्रामीण, तो याद रखिएगा ग्रामीण है, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। ये क्वेश्चन डाल सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसमें सबसे ज्यादा आवंटन में वृद्धि किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। अगर ग्रामीण नगर नहीं है तो ये मार दीजिएगा, अगर ग्रामीण होगा तो ग्रामीण मार दीजिएगा। और एक ये क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 गाँव है, 5 करोड़ लोग हैं, जनजाति हैं, और आवास योजना में इस बार 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। दोस्तों, इस बार चूंकि जुलाई में एक बजट आर्थिक गतिविधि में सबसे मेन आ गया था, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा भी समय लगा और हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए अन्न के लिए जुलाई में, और भी बाकी कुछ रह गया है। तो इस इकोनॉमिकल सेक्शन को फिर अलग से सेकेंड सेगमेंट में, थर्ड सेगमेंट में आपको जुलाई से अक्टूबर तक का ख़त्म कर देंगे। ये बजट के कारण इसमें ज़्यादा समय लग गया। तो दोस्तों, ये हम नेक्स्ट क्लास में जुलाई का कुछ इकोनॉमिकल सेक्शन को पढ़ेंगे, और अगर समय बच गया तो हम अगस्त का भी ख़त्म कर लेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन को। तो दोस्तों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं इस बजट को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बजट को बहुत बारीकी से, वो पूरे फैक्ट के साथ समझ गए होइएगा और आपको बोझ ही नहीं लगता होगा। आप अगर हो सके, अगर मान लीजिए कहीं से भूल भी हो रहे हैं, तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।